अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक सहाफ़ी को बाकायदा तौर पे एक रिटायर्ड जर्नैल की जानिब से धमकियाँ दी जा रही हैं और धमकियों का सिलसिला अब सहाफ़ियों तक बाकायदा रिटायर्ड जर्नैलों की जानिब से क्या पहुँचना शुरू हो गया है। इस हवाले से उस सहाफ़ी ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आकर ये खुद कहानी पूरी शेयर की है, वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जो मुबैना वीडियोज़ लीक हुई हैं या मुबैना वीडियोज़ बनाकर ऑब्वियसली फेक वीडियोज़ हैं वो, अज़मा बुखारी साहिबा की, उस हवाले से भी आपके सामने तमाम तर तफसीलात रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज जो चीखें हैं उनकी आवाजें काफी बुलंद होती दिखाई दे रही हैं। ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो फैसला सुनाया गया वो फैसला ही बहुत भारी है और वो फैसला ही सर नहीं उठाने दे रहा था। उसके बाद एक एक करके मजीद मुश्किलात आती जा रही हैं और इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल और इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो सबसे बड़ा मसला है वो एक और आज फैसला लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो इमरान खान का जिस्मानी रिमांड है उसको कलअदम करार दिया गया है। इमरान खान की जो वीडियो लिंक के जरिए पेशी है उसको कलअदम करार दिया गया है। और इसके बाद सिद्दीक जान साहब का बल्कि ट्वीट भी था, वो कह रहे थे कि आज के फैसले के जो असरात हैं वो बहुत दूररस होंगे और उसके साथ साथ आज के फैसले के जो काफी कुछ देर बाद पता चलेगा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में क्या हालात हैं और चीखें कितनी ज्यादा ऊंची हो गई हैं। तो बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन है। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था डेफिनेटली हल्कों की जानिब से। वो हल्के यही समझ बैठे थे कि अदालतें भी कंट्रोल में हैं, तमाम तर मामलात कंट्रोल में हैं, लेकिन अब मामलात लग ये रहा है कि शायद हाथ से निकलना शुरू हो गए। सो सवालात किए गए आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, बाकायदा सवाल किए गए, लेकिन प्रोसिक्यूटर जनरल के पास बिल्कुल जवाबात नहीं थे। पूछा गया आपने कौन सा सेक्शन लगाया है, कहा गया सेक्शन 121, ये वो सेक्शन है जो लाहौर हाई कोर्ट ऑलरेडी कलअदम करार दे चुकी है। फिर कहा गया कि मवाद वो पढ़ के बताएं, वो कौन सा मवाद है। तो प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से मवाद दिया गया कि आप खुद पढ़ लें। तो जजेस ने कहा कि हम नहीं पढ़ेंगे बल्कि आप ये मवाद हमें पढ़कर बताएंगे। और उन्होंने कहा कि क्या ये ऐलान करना या ये क्या कहना कि एक एहतजाज किया जाएगा मेरी गिरफ्तारी की सूरत में, क्या इस पर आप किसी पर पूरे का पूरा इल्जाम मौजूदा इल्जाम उसको ठहरा सकते हैं या उसकी क्यादत में अगर वो हमले किए जाते तब, क्योंकि इमरान खान तो जेल में थे उस टाइम। तो यानी वो जो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती थी ना, वो जो भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती रही गुस्से से भरपूर कि हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद है, इमरान खान 9 मई का मंसूबा साज है, इमरान खान के नीचे 9 मई प्लान किया गया, वो तमाम तर चीजें आज सामने आ चुकी हैं। और अब उम्मीद करते हैं 9 मई के असल वाकयतन जो मुलजमान है वो भी सामने आए, क्योंकि हम सब जो 9 मई को हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा, उनकी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो वीडियोस वाली है, लेकिन क्विकली मैं आपको बताऊं, हारून रशीद साहब एक बुजुर्ग सहाफ़ी, एक उम्र रसीदा शख्स, डेफिनेटली जर्नलिज्म आपसे बहुत कुछ मांगता है। आप सहाफ़ी अगर हैं तो आप स्टेट के साथ बहुत सारे तरीकों से सिंसियर हैं, आप सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, आप जो आपकी आंख देख रही है वो बयान कर रहे हैं, आप जो कान आपके सुन रहे हैं वो आप बयान कर रहे हैं, आप आवाम की आंख और कान होते हैं। तो डेफिनेटली आपका आपका एक स्टेचर होता है। लेकिन किस तरीके से सहाफ़ियों को हारून रशीद साहब को अपने यूट्यूब चैनल पर आना पड़ा है और वो कह रहे हैं यूट्यूब चैनल पर सामने आके कि मुझे एक रिटायर्ड जर्नल की जानिब से धमकियां दी गई, जो सुनो टीवी के साथ अब भी एसोसिएटेड है, वहां पर उसका कोई मामला है, वो सुनो टीवी के मामलात को देखता है, उसकी जानिब से और कुछ और लोगों की जानिब से मुझे धमकियां दी गई या दिलवाई गई कि तुम्हें अगवा कर लिया जाएगा, तुम्हें उठा लिया जाएगा। जबकि कह रहे हैं उस टाइम में मैं ऑलरेडी एक गैर सियासी शो कर रहा था, मैं सियासी प्रोग्राम नहीं कर रहा था। यानी हारून रशीद, और ये वही वक्त है जब हबीब अकरम साहब को बहुत ज्यादा थ्रेटन किया गया था। यानी हारून रशीद जैसा उम्र रसीदा शख्स, तो अब उनको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आना पड़ा है। तमाम तर कहानी वहां पर उन्होंने बयान की। वो कह रहे हैं कि मुझे कोई खास बीमारी नहीं है, मुझे कोई मर्ज नहीं लाहक, लेकिन हम समझ सकते हैं कि ये जो एक एक जिस तरीके से एक तनाव का सा माहौल है, जिस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है, जिस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं, तो क्या गुजरी होगी उन पर, उम्र उनकी इस तरह है। उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पे उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि अब आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको शेयर करें, उसको सपोर्ट करें, उस पर मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जो माशी हालात हैं, जिस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, तो ये बोझ बनता जा रहा है दिन ब दिन। यानी उनके अल्फाज, आप वो वीडियो जाकर देखिए अगर, तो उनके अल्फाज उनका साथ नहीं दे पा रहे, दर्द महसूस हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, ज़ब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का। तो मुझे तो आजकल बहुत सारे लोगों की सिचुएशन को मैं उससे, इस शेर से रिलेट करती हूँ कि वाक़यतन उन्होंने सब्र किए हुए हैं, वो ज़ब्त है, सब कुछ है, बट जो दुख है उनके अंदर वो बाकायदा उनके अल्फाज से झलक रहा है। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह पाक इन पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान का टैलेंट है ये लोग, पाकिस्तान को डिफरेंट तरीकों से इन लोगों ने सर्व किया हुआ है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आंखें खुलें, होश के नाखून लें धमकियां देने वाले। अज़मा बुखारी साहिबा जो है, उनकी एक वीडियो इस वक्त जो है उसको वायरल किया गया, एक फेक वीडियो, इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। यानी ऐसी कोई भी कैंपेन किसी औरत के खिलाफ हो, चाहे वो अज़मा बुखारी क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखती है, उसकी उसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत ही नहीं करते सिर्फ, बल्कि उन जो किरदार हैं जिन्होंने ये वीडियोस बनाई हैं और उन अकाउंट्स ने जिन्होंने वीडियोस शेयर की हैं, डेफिनेटली उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और ऐसे तमाम तर बिहेवियर की आप कभी हौसला अफजाई नहीं कर सकते, ये बहुत गंदे रवैये हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है।
مطلب یہ فرق نہیں رہ جاتا. اگر آپ آج اسما بخاری کی ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں تو پھر آپ سوال کیسے اٹھائیں گے کہ نون لیگ اس حکومت اور اس سیٹ اپ کا حصہ تھی جس میں لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. آپ تو ایک عورت کی ایک فیک ویڈیو اس کو وائرل کر رہے ہیں, اس کو شیئر کر رہے ہیں. سو آئی تھنک یہ تمام تر چیزیں اخلاقیات پر مبنی ہیں اور اخلاقیات نہیں گرنے چاہیے. آلریڈی اخلاقی گراوٹ بہت ہو چکی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, لیکن میرے خیال سے اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آئے کہ آپ میں اور پھر وہ جو گرے ہوئے گھٹیا لوگ ہیں جو یہ کیمپینس کرتے رہے ہیں ان کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا. سو سب سے پہلے تو مذمت. اسما بخاری صاحب آج عدالت پہنچی ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. عدالت میں جا کے انہوں نے بیان رکھا ہے وہاں پر سامنے, وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کون سا دروازہ کھٹکھٹاؤں, میں لوگوں کی ڈور ناک نہیں کر سکتی جا کے, میں لوگوں کے دروازے نہیں کھٹکھٹا سکتی, تو میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے آئی ہوں کہ عدالت مجھے ایک سرٹیفکیٹ دے کہ یہ ویڈیو جعلی ہے. تو آج اسما بخاری کو وہ پین محسوس بھی ہوا ہوگا, وہ درد فیل ہوا ہوگا جب ریحانہ ڈار کے گھر گھس کر پولیس نے کس طریقے سے بدتمیزی کی, جب آدھی رات کو عثمان ڈار اور عمر ڈار کے گھر سے عورتوں کو باہر پھینکا, جب آدھی رات کو لوگوں کے گھروں میں گھستے تھے, جمشید دستی کا رونا بھی یاد آیا ہو شاید, جس طریقے سے دورانی صاحب اور ان کی فیملی کی ویڈیوز وائرل کی گئیں, جس طریقے سے اعظم سواتی کی بیٹی کو ان کی اور ان کی بیوی کی ویڈیوز بھیجی گئیں جب یہ لوگ روتے تھے تو اس سائڈ پہ کانوں پہ جوں بھی نہیں دکھتی تھی, سمجھ نہیں آتا تھا, بادر ہی نہیں کرتے تھے. آج جب خود پر پڑی ہے تو شاید سمجھ آئے کہ یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے, کسی عورت کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور ویسے کسی مرد کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ کسی کو اٹھائیں, کسی کو اٹھا کے اس طریقے سے آپ اس کو ننگا کر کے اس پر تشدد کریں, اس کی ننگی ویڈیوز بنائیں. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے سوسائٹی میں. جس دن آپ سب ایک بن کے کھڑے ہو گئے نا, ہم آواز ہو گئے, تو کسی میں ہمت اور جرت ہی نہیں رہے گی. مزہ یہ ہے آپ لوگوں کا, مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ لوگ مزے لیتے ہیں جب دوسری سائڈ کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. جب دوسری کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے تو پہلی سائڈ والے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ یہاں پر انجوائے کرنے کی بات نہیں ہے. تنقید کا نشانہ ان لوگوں کو بنانا چاہیے, مذمت کرنی چاہیے. اسما بخاری کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ رویوں میں اب ان کی سائڈ سے بھی ضرور تبدیلی آئے گی. چینل کو لائک, شیئر, سبسکرائب, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ کے بعد.